कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए पादपों में चैप्टर फर्स्ट पादपों में लैंगिक जनन और चैप्टर 2 दोनों जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। हमारे प्लेलिस्ट पे आके आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं और लगातार जुड़े रहिएगा। उसमें मैंने टोटल मिनिमम 90 क्वेश्चन हमारे वीडियो बने हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में सरल भाषा में मैंने बना के चित्र के माध्यम से आप लगातार देखते रहिएगा। हमारे पास आज क्वेश्चन आ रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनक टॉपिक से, ठीक है। तो बताइए द्विनिषेचन किसमें होता है? देखो सवाल से कोई मतलब नहीं होता है। आवर्त बीजी पौधों में द्विनिषेचन कहाँ होता है? आवर्त बीजी पौधे जो होते हैं वहाँ पे द्विनिषेचन की क्रिया होती है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, तो मात्र कोशिका में द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? द्विगुणित होते हैं, क्योंकि द्विनिषेचन में क्या होता है? अब कोई आपसे पूछे द्विनिषेचन क्या होता है, तो एक होता है परागकण जो होता है एक नर युग्मक होता है, एक नर युग्मक, और द्वितीयक केंद्रक से एक मात्र कोशिका मात्र कोशिका में क्या होता है? दो गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित होती है। कैसी होती है? ये द्विगुणित होती है। मात्र कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। और द्विगुणित की वजह से ही अब बताइए परागकण मात्र कोशिका द्विगुणित है तो द्विनिषेचन में कितने हो गए? 3 हो जाएंगे टोटल। 2 और 1 3 हो जाएगा। और निषेचन होता किसमें? आवर्त बीजी में। बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहाक ने की थी, ठीक है। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है नाभिका कहलाता है। जहाँ से बीजांड व्रंत लगाता है, डंठल लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? नाभिका बोलते हैं। पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। क्या इनमें से कोई नहीं? अध्यावरण द्वारा ना निवाही कहेगा, ना द्वारे, ना उपयुक्त, तो दोनों इनमें से कोई नहीं कहेगा अगर पराग, ठीक है। बीजांड में प्रवेश। द्विनिषेचन का तात्पर्य आप बताइए। मैंने अभी आपको बताया एक क्या होता है? एक होता है नर युग्मक। मैंने भी बताया द्विनिषेचन क्या होता है, वो ऊपर बताया था। एक नर युग्मक अंड कोशिका से और दूसरा द्वितीय केंद्रक से संयोग करता है, ठीक है। यही वाला सही रहेगा इसका, यही वाला आंसर हमारा ठीक रहेगा द्विनिषेचन, ठीक है। भारतीय भ्रूण विज्ञान कौन थे? भारतीय भ्रूण ये पी माहेश्वरी थे। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन थे? पी माहेश्वरी थे, ठीक है। जौ के 100 दाने तो 125 गुणसूत्र होंगे। अर्थसूत्री विभाजन कितने करवाने पड़ेंगे? जौ के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्थसूत्री विभाजन करवाने पड़ेंगे। चावल का फल कैसा होता है? कैरियोप्सिस होता है। उसमें वो खोल होता है, चावल के ऊपर क्या होता है? खोल होता है, इसे कैरियोप्सिस कहते हैं, ठीक है। परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म अवशेष किसमें होता है? बीजांड काय का होता है। बाह्य आवरण का नहीं होगा, अंतावरण का नहीं होगा, बीजांड का नहीं होगा, इनमें किसी का नहीं होगा, केवल बीजांड काय में होता है पेरिभ्रूणपोष, ठीक है। परिभ्रूणपोष कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती हैं? सभी प्रकार के भ्रूणपोष में कोई नहीं पाई जाती, ना प्रतिमुख, ना अंड, ना सह, कोई नहीं। फिर सभी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं पाई जाती है। प्रतिमुख कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? निभागी छोर पर पाई जाती हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं निभागी छोर पर, अंडद्वार पर नहीं होंगी, मध्य में नहीं होगी, निभागी छोर पर प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। आवर्त बीजी पौधों में पुंकेसर तो नरजन्नांग होता है, नरजन्नांग होता है। अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक होता है? अंड और सहायक कोशिका। अंड समुच्चय जब बनता है तो खाली अंड नहीं होता, प्रतिमुख नहीं होती, सहायक नहीं होती, अंड और सहायक दोनों मिक्स होते हैं। अंड समुच्चय के निर्माण में अंड और सहायक कोशिकाएं होती हैं। एक ही पुष्प के एक पुष्प परागण दूसरे के वृत्तांत स्थानांतरण यानी क्या कहलाएगा? एक ही पुष्प की बात हो रही तो सजातीय, वैसे बही जाती होगा, सजात पुष्पीय परागण होता है, ठीक है। सेल्विया कैसा पौधा है? कीड़ों द्वारा होता है। सेल्विया किसका? सेल्विया की अगर आप बात करो तो सेम के बीज की बात करो। सेल्विया पुष्प जो होता है वो सेम के बीज जैसा होता है। आपको सेल्विया पुष्प दिखा रहे हैं, जैसे आपने सेम के बीज देखे होते हैं वैसे ही सेल्विया होता है। सेल्विया का पुष्प जो होता है कतई हूबहू सेम के बीज से होता है, मैच करता है। देख रहे सेल्विया निकल आए तो बहुत सारे दूर दूर एकदम मिलेगा। अब देखिए आप, ये होता है सेल्विया। अब बताइए यहाँ से देखिए, जैसे सेम के पुष्प जो होते हैं बहुत दूर दूर लगे होते हैं, वैसे ही सेल्विया का पुष्प भी होता है। देखिए अब बताइए, यहाँ पे इस टाइप से फूल होता है इसका, ऐसा सेल्विया का पुष्प होता है। अब सेल्विया में अगर यहाँ पर पुंकेसर है, यहाँ पे इस पर बड़ा जनांग वो है जनांग। अब बताइए कि ये सेल्विया का पुष्प
अब इसमें जल द्वारा परागण नहीं हो सकता है, जल द्वारा परागण नहीं हो सकता है, वायु द्वारा परागण नहीं हो सकता है। परागण किसके द्वारा? केवल कीट इधर से उधर उड़ के जाएगा, परागण करा देगा, ठीक है। तो परागण सेल्बियम में किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है। किसके द्वारा? कीटों द्वारा। चीज समझ लीजिएगा, बेहतर है, याद हो जाएगा। एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है क्या? 8 न्यूक्लीकृत और 7 कोशिकीय। क्या होते हैं परिपक्व होने पर? क्या होता है? 8 न्यूक्लीकृत और 7 कोशिकीय होते हैं एक प्रारूपी के लिए, ठीक है। 8 7 के 87 गिनती याद रखना, 87, ठीक है। एक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या 4। लघु बीजाणुधानियां कितनी होती हैं? 4 होती है। आवर्त परागकोश लघु बीजाणुधानी 4 हुआ करते, 4 कोने पर। इस टाइप से आपने चित्र देखा होगा, अभी हमारा वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। आई सेट के बना होता है इस टाइप से, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं, ठीक है। 112 लघु बीजाणुधानियाँ कितनी? तो 28 चक्कू 112, 28 चक्कू 112, 28 होंगे मात्रकोश के, 8 विभाजन होंगे, ठीक है। निभाग पाया जाता है बीजांड में। निभाग कहाँ पाया जाएगा? अभी मैंने उससे पहले ऊपर बढ़ा हुआ था, निभागी छोर पाया जाता है। निभागी कोश कहाँ पाई जाती है? बीजांड में, ठीक है। किसमें कीट परागण होता है? तो कीटों में परागण किसमें? अंजीर। अंजीर क्या होता है? अंजीर का मतलब होता है गुलर, गूलर का पेड़। गूलर का मतलब, गूलर जानते हैं आप? कई लोग जानते हैं गूलर का पेड़, अंजीर। ये अंजीर जब पक जाते हैं तो इनको अगर आप खाते हो तो बड़े देख के खाने पड़ते, नहीं तो इनमें क्या होता है? कीड़े निकल आते हैं, इनमें सूढ़े निकल आते हैं। देखो अंजीर ये रहे। अंजीर का मतलब गूलर होता है, इसको फिग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिग बोलते हैं। फिग माने अंजीर। ये रहे गूलर, आपने देखे होंगे बहुत सारे पेड़ गूलर के देखे होंगे। ये पेड़ हैं गूलर के, पक्के वाले, आपको दिखाते हैं। ये इस टाइप के गूलर टाइप के होते हैं। ये देखो, ये अंजीर, ठीक है। फिग मीन्स अंजीर होता है, ये आप देख सकते हैं, ये लगे हैं बहुत सारे अंजीर, ठीक है। तो इनमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? इनके लिए जो होता है कीटों द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा। गूलर जैसा ही होता है बिल्कुल सेम। अगला पॉइंट मेरे पास है, इंटर स्टीरियर क्रियाजमेटा किस में पाए जाते हैं? तो इंटरस्टीरियर ये किस में? बाइवैलेंट में होते हैं। इंटरस्टीरियर क्रियाजमेटा किस में होते हैं? बाइवैलेंट में होते हैं। पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित नहीं? अगुणित होता है। अगुणित नर युग्मक होता है। अगुणित का मतलब होता है गुणन नहीं करता, सिंगल होता है, नर युग्मक होता है। और जो मादा की बात करें वो द्विगुणित होगा, उससे 2, इसीलिए 2 और 1 बन गया द्विनिषेचन, 3 त्रिसमयकन, ठीक है। यदि किसी पौधे की पत्तियों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो भ्रूणपोष में कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? 24 वाला 36। क्यों? क्योंकि मादा में 24 है और नर में अगुणित होता है। एक ऐसा नर कैसा होता है? अगुणित होता है, अगुणित होता है। और मादा कैसी होती है? द्विगुणित होती है। तो नर के कितने हो गए? 12, 24 12 कितने हो गए? 36 टोटल हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से कूट फल होता है, तो कूट फल कौन होता है? सेब होता है। कूट फल कौन होगा? सेब होगा। आवर्तबीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष का निर्माण द्विनिषेचन से होता है, और द्विनिषेचन का मतलब 2 मादा 1 नर अर्थात त्रिगुणित हो जाता है। जल परागित पादप कौन होता है? तो हाइड्रिला। जल में कौन पाया जाता है? हाइड्रिला पाया जाता है। नींबू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। टेपिटम परत क्या होती है? टेपिटम परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम ल्यूसिडम, इसकी वजह से जानवरों की आंखें रात्रि में चमकती हैं, प्रोटीन होती है, लेकिन ये परागकणों के लिए भी लाभदायक होती है, ठीक है। कौन सा एक आवासीय फल होता है? सत्य फल आवासीय फल कटहल होता है। कटहल हो गया, आम हो गया, आम आवासीय फल हो गया, ठीक है। आवासीय फल कौन आवासीय फल होता है? तो आम हो गया। बेली सनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? बेल्सनेरिया जो होता है जल द्वारा। ये बेल्सनेरिया किस में पाया जाता है? बेल्सनेरिया जल द्वारा परागण होता है। बेल्सनेरिया का परागण जल द्वारा, जलीय पादप है। बेल्सनेरिया कैसा है? एक जलीय पादप है, और इसीलिए इसमें परागण किसके द्वारा होता है? जल द्वारा परागण होता है। ये रहे बेल्सनेरिया, देखिए आप देख सकते हैं। ये देखो पानी के अंदर जो पाया जाता है बेल्सनेरिया कैसा होता है? ये पानी के अंदर पाया जाता है, और जो पानी के अंदर जो भी जीव पाया जाएगा, पानी किनारे पाया जाएगा, तो उसमें परागण अक्सर किसके द्वारा होता है? जल द्वारा परागण होता है। देखिए एक बार आप,
ये बायसिनेरिया के पुष्प हैं, ये जल द्वारा परागण करते हैं। ठीक है, ऐसे अब जब चित्र देख लेते हैं फिर आप इसको भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, बायसिनेरिया का परागण किसके द्वारा होता है? जल द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़े बच्चे जल्दी देख लीजिए। आवर्तबीजी पौधों में भ्रूण कोश में गुणसूत्र की संख्या यक्स है, तो मात्र में कितनी? 2 और 1 3 हो जाएगी। भ्रूण कोश में गुणसूत्र की संख्या यक्स है, तो 1 यक्स और 2 मात्र वाली 3 हो गई। ठीक है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? प्रशल्क। बीज पत्र क्या कहलाते हैं? प्रशल्क कहलाते हैं। कौन सा वायु परागण की विशेषता? वायु परागण हल्के परागण होगा। ठीक है, बेहतर अनावृत पुंकेसर होगा, बृहद पिच होगा, लेकिन असंख्य बीजांड नहीं होगा। असंख्य बीजांड थोड़े परागमित हो जाएंगे। ठीक है, बीजांड नहीं परागमित होते हैं, क्या होंगे? पुंकेसर परागमित होंगे, परागकण परागमित होंगे। परागण में पाए जाते हैं 2 नर युग्मक, नहीं, नर युग्मक हमेशा एक होता है। एक जनन कोशिका, एक नलिका कोशिका। एक जनन कोशिका, परागण में क्या होता है? एक जनन कोशिका होगी, एक नलिका कोशिका होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री मादा जनांग प्रतिनिधित्व करता है? तो जायांग मादा हो गया और नर पुमंग हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें कौन हो जाएगा? मादा के लिए जायांग हो जाएगा। परागकोश, जहाँ परागकण उपस्थित होते हैं। ठीक है, टेपिटम क्या हो गया? ये परागकणों को पोषण प्रदान करता है। टेपिटम तो अभी अब पढ़े हैं। ठीक है, परागकण पुष्प किस भाग के भीतर निर्मित होते हैं? तो परागकण किसके अंदर होंगे? लघु बीजाणुधानी में होंगे। किसमें होंगे? लघु बीजाणुधानी में होते हैं परागकण। किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित रहते हैं? तो स्पोरोपालिनिन के कारण, स्पोरोपालिनिन के कारण परागकण जो होते हैं बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल बैक्टीरिया नहीं होगा, सेलुलोस नहीं होगा, लेनिन नहीं होगा। भ्रूण कोश की कोशिकाएं होती हैं, तो कैसे होगी? भ्रूण कोश की अगुणित होती हैं, भ्रूण कोश की अगुणित होती हैं कोशिकाएं, क्योंकि ये 3 गुणसूत्र त्रिभुज से बनी होती हैं, तो अगुणित हो जाएंगे। मानव जनन में केवल 3-4 क्वेश्चन है, जल्दी से उसको देख लेते हैं, हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा। एमनियोटिक द्रव, मैंने अभी बताते हैं एमनियोटिक द्रव कहाँ होता है। आप लोग हमारे जो गर्भ झिल्ली, जो हमारा जो टॉपिक है उसको जरूर पढ़िएगा। वहाँ पे मैंने 4 झिल्लियाँ बहुत स्पष्ट समझाई हुई हैं, कैसे क्या होता है उलुवेदन, वो भी मैंने समझाया। नहीं पढ़ना है आपको, फिर आपकी गलती है। मैंने वीडियो बहुत प्रयास किया हुआ कि आपको बेहतर समझा, कि आप वहाँ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो आपकी गलती है। एमनियोटिक द्रव की कोशिका में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण किया जाता है? तो भ्रूणीय शिशु का बार पिंड की वजह से होता है। किसकी वजह से? बार पिंड द्वारा होता है। अगला है, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो मारुला ब्लास्टुला अवस्था में। 8 कोशिकीय भ्रूण जो होता है या 32 कोशिकीय, उसको ब्लास्टुला अवस्था कहा जाता है। ये सब मैंने पढ़ाया टेस्ट बेबी ट्यूब में। एंड्रोजेंस स्रावित होते हैं लीडिंग कोशिकाओं से। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अंडाशय में। अंडाशय में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये ओवाम को, अंड कोशिका को पोषण देती हैं, अंड कोशिका को पोषण देती हैं। और सर्टोली कोशिकाएं वृषण में होती हैं, ये शुक्राणु को पोषण देती हैं, शुक्राणु को पोषण और ऊर्जा प्रदान करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या पुरुष में संबंधित है? तो वैसेक्टोमी, जाहिर सी बात है, मैंने वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी बहुत अच्छे से पढ़ा है। वैसेक्टोमी पुरुष में, ट्यूबेक्टोमी स्त्री में। अब नहीं आप पढ़े, आपकी गलती है। आर्तव चक्र, मासिक धर्म चक्र 28 से 29 दिन का होता है। स्त्री में मासिक धर्म चक्र MC मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ये 28 से 29 दिन का होता है। टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में होता है। पुरुषों में क्या होगा? सर्टोली नहीं होगा, सर्टोली कोशिका द्वारा होगा और वृषण द्वारा होगा। लीडिंग कोशिका नहीं, प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन, तो क्या होगा? इसमें लीडिंग कोशिका द्वारा होगा। श्रावण किसके द्वारा होता है? लीडिंग कोशिका द्वारा होता है। एस्ट्रोजन स्त्री द्वारा होता है। ठीक है, पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? 1 जोड़ी। पुरुष जनन तंत्र कितने होते हैं? 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, देखो हमने अभी हमारा एक बायो वाला इसमें शायद है, हार्मोन्स हमने पढ़ा रखा है, नहीं ना पढ़ा हो। टेस्टोस्टेरॉन का काम होता है गर्भाशय की मांसपेशियों भी केमिस्ट्री वाले में पढ़ाएंगे, हार्मोन सब का संकुचन या मांसपेशियों पर का नियंत्रण कर लो, नियंत्रण। ये गर्भाशय की वृद्धावस्था को, गर्भाशय की जो वृद्धि अवस्था होती है, वृद्धि पर नियंत्रण करता है, ये गर्भाशय पर नियंत्रण करता है टेस्टोस्टेरॉन। तो स्त्री में ही तो होगा। स्त्री में कौन होता है? सर्टोली कोशिका, क्या नाम उसका? लीडिंग कोशिका होती है। अब वृषण में कौन होता है? सर्टोली कोशिका होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, पुरुष जनतंत्र कितने वृषण? 7 हो गए, 1 जोड़ी हो गया। और हम लोग क्वेश्चन जो है हमारे टोटल पढ़े हुए हैं, सारे वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हमने किए हैं। और आज के लिए जय हिंद। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप?
आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए चैप्टर 3 और चैप्टर 4 लेकर के आए। इस वीडियो के अंतर्गत आप चैप्टर 3 और चैप्टर 4 सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेंडल का नियम चैप्टर 4 वाले में और चैप्टर 3 हमारा जनन स्वास्थ्य, इसमें तो थोड़ी क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। बाद बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। आज ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखे हैं, आगे हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सभी देख सकते हैं। तो देखो क्या है हमारे पास जनन स्वास्थ्य। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी क्वेश्चन है। शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश से उठाया, अंडाणु में डाल दिया, तो इसको ICS कहते हैं। क्या कहते हैं? ICSI कहते हैं। जिफ्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे इसमें केवल शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश कराया गया, शुक्राणु को अंडाणु में। और जिफ्ट प्रोसेस क्या होता है? जिफ्ट प्रोसेस में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट भ्रूण भेजा जाता है, भ्रूण भेजा जाता है। ब्लास्ट जो अवस्था में 8 कोष की, 8 सूत्री गुण, 8 कोष की है, 32 कोष की है, ये भेज जाते हैं। तो ICSI होता है, इसमें शुक्राणु को सीधे प्रवेश कराया जाता है अंडाणु में। ठीक है, 8 कोष की भ्रूण, बस आ गया जिफ्ट। जिफ्ट में 8 कोष की भ्रूण को भेजा, 8 कोष की भ्रूण जिफ्ट के माध्यम से भेजा जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, अगला शिशु के जन्म के पूर्व की जांच उल्ब वेदन क्या कहलाती है? उल्ब वेदन। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने बहुत बेहतर समझाया हुआ उल्ब वेदन क्या होता है, और यहाँ पे क्या नाम इसका, ये सारे वीडियोज हमने टोटल दिखाया हुआ है उसमें। ठीक है, समझ लीजिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, आपको फायदा होगा। तो उल्ब ऐसा किसी नहीं पढ़ाया होगा, मैंने बहुत सारे चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। शिशु के जन्म से पूर्व की जाँच कहलाती है उल्ब वेदन कहलाती है। ठीक है, कॉपर टी प्रभावित करती है। तो कॉपर टी में क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है उसकी गति रोक देती है। शुक्राणु बहुत कमजोर हो जाता है, वहाँ अंडाणु तक नहीं पहुँच पाता है, तो शुक्राणु की गति और निषेचन क्षमता को रोक देती है। हमारी कॉपर टी का कार्य होता है। ठीक है, कॉपर टी, कॉपर की होती है, हमने उसका भी वीडियो बना रखा है, वीडियो में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे केवल 4 ही क्वेश्चन। इस टॉपिक के अंतर्गत मोस्ट एंड जनरल स्वास्थ्य में केवल 4 क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर 4 हमारा थोड़ा लेंथी है, VIP क्वेश्चन है बहुत सारे, तो उसमें आपको आते होंगे वंशागति से संबंधित, वंशागति और विविधता है। तो इस पर बात करते हैं। यहाँ पे क्या मेरे पास है, रुधिर वर्ग A वाले लड़के को निम्न में से किस रुधिर समूह का रक्त आदान किया जा सकता है? तो रुधिर वर्ग जिसका A होता है वो A और O दोनों ग्रहण कर सकता है। B वाला, AB वाला A और B दोनों का कर सकता है, B वाला केवल AB वाला, ऐसे देख सकते हैं आप। ठीक है, O वाला जो होता है किसी का नहीं कर सकता O के अलावा। रुधिर वर्ग O वाली स्त्री AB रुधिर बालक पुरुष से शादी करती है, AB वाले से शादी करती है, तो उसके पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा होगा? तो AB, इसका मतलब O भी हो सकता है, A भी हो सकता है और B भी हो सकता है, अर्थात उसका रुधिर वर्ग या तो A हो सकता है या B हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, या बनेगा, या A बनेगा या B या O, लेकिन O का ऑप्शन नहीं दिया तो कोई बात नहीं। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर, मैंने समझाया था, ट्रिक हमारे पास वहाँ थी। फिल्टर साफ करना, एक और लेवर चाहिए, तो इसका मतलब 47 गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। ठीक है, फिर हमने बताया टर्नर सिंड्रोम, टर्न बैक, वापस आओ, 45 गुणसूत्र, ये भी लिंग गुणसूत्र का था। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र और पटाऊ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र। ठीक है, तो ये 21वें अलिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है, और 13वें की जब आप बात करें अलिंग गुणसूत्र। ठीक है, अलिंग गुणसूत्र के एकल नहीं होगा, तो एक का अधिकता, एक से अधिकता, यानी ट्राइसोमी से कह सकते हैं, ज़्यादा कारण। ठीक है, वंशागति की इकाई क्या कहलाती है? तो वंशागति की इकाई जीन कहलाती है, तो जीन या सिस्ट्रॉन वंशागति की इकाई कहलाती है। ठीक है, आनुवंशिकी के जनक किन्हें कहते हैं? ह्यूगो ड्यूवरीज नहीं होंगे, कार्ल कोरेंस नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। एरिक वॉन शेरमेक नहीं होंगे। ठीक है, ह्यूगो ड्यूवरीज नहीं होंगे। ह्यूगो ड्यूवरीज उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो ड्यूवरीज ने दिया था, ह्यूगो ड्यूवरीज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक विषम युग्मकीय लंबे पौधे को समयुग्मी बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाए तो बौने पौधे का प्रतिशत 50-50 का अनुपात होता है। लंबे और बौने अलग अलग होंगे तो 50-50 अनुपात होता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, टर्न बैक एक और वापस आओ, गुणसूत्र की संख्या 45, यक्स वाला सिंगल रह जाता है। क्या रह जाता है इसमें? टर्न वाले में ये देखो यक्स हो, एक यक्स के बाद या डबल एक्स होना चाहिए, कितना होना चाहिए? डबल एक्स, स्त्रियों में होता है तो डबल एक्स होना चाहिए, एक कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा है मेरे पास द्वितीय संतति पीढ़ी में 3:1 किस अनुपात में होता है? तो 3:1 किसका होता है? एक गुण प्रसंस्करण में होता है, एक गुण प्रसंस्करण में 3:1। एक ही तो गुण देख रहा है, एक ही गुण तो फैल रहा है, 3:1। ठीक है, मेंडल के एक गुण प्रसंस्करण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजीव होती है? तो प्रथम संतानीय पीढ़ी जो होती है वो विषम युग्मजीव होती है। मेंडल के गुण प्रसंस्करण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजीव? तो प्रथम संतानीय पीढ़ी विषम युग्मजीव होती है। संतान को पिता से कितने जीन्स? 50-50।
50 माता से 50 पिता से प्राप्त होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में कौन नहीं होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ नहीं होगा? जीवाणु में नहीं होता है। सभी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि सब में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन जीवाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। सार्वत्रिक दाता किस रुधिर वर्ग को कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा दाता कौन है? ओ, रुधिर वर्ग ओ। अब ग्राही ए बी होता है, ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा। प्रथम पीढ़ी के संतान के दोनों जनकों में से एक के साथ किया गया पृथक्करण है, दोनों जनक में से, तो संकर पूर्वज। दोनों से जब एक होता है तो संकर पूर्वज होते हैं। कौन से होते? संकर पूर्व संकरण होता है। गुलाबी पुष्प वाले गुलाबांश में स्वनिषेचन से प्राप्त होगा। सभी गुलाबी भी होगा, लाल भी होगा, सब मिक्सअप होगा। गुलाबी का मतलब होता है मिक्सअप वाले, आर स्मॉल आर वाले, ठीक है। अब इनका संकरण करा दीजिएगा। इनका आप जब संकरण कराएंगे तो आप ऐसे बता दो क्या बनेगा? आर 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 स्मॉल आर और आर स्मॉल आर, इनका अलग अलग क्रॉस कराइएगा तो एक तो शुद्ध लाल हो गया, एक हमारे पास क्या होता है? शुद्ध शंकर लाल हो गया, एक शंकर लाल हो गया और एक शुद्ध सफ़ेद हो गया। तो इसका मतलब 1:1 अनुपात और 2, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 का अनुपात रह जाता है। वर्णांधता का विकास किस कारण होता है? वर्णांधता आनुवंशिकी से, आनुवंशिक रोग है। वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये सब आनुवंशिक रोग है, ठीक है। हॉलैंड्रिक जीन किस गुण पर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाई गुणसूत्र पर हॉलैंड्रिक होता है। हॉलैंड्रिक जीन किस गुणसूत्र पर स्थित होता है? बाई पर स्थित होता है हॉलैंड्रिक गुणसूत्र जीन, ठीक है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी के अंतर्गत आनुवंशिकता और वंशागति, आनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। मानव में एबी और रुधिर वर्गों को कितने जीनोटाइप होते हैं? तो एबीओ में कितने होते हैं? 6 जीनोटाइप होते हैं। मानव में एबीओ में 6 होते हैं जीनोटाइप, ठीक है। ये रट लेना, मोस्ट है। एबीओ में 6 जीनोटाइप होते हैं। प्रभाविता और पृथक्करण के नियमों को प्रतिपादन। प्रभाविता पृथक्करण किसने? मेंडल के प्रभाविता और पृथक्करण का नियम। यक्ष संलग्न जीनी गुणसूत्र क्या होता है? यक्ष गुणसूत्र के विषम जात भाग में, यक्ष के विषम, यक्ष संलग्न की बात हो तो यक्ष गुणसूत्र के विषम जात में, ठीक है, बाई में नहीं होगा, यक्ष में ही होगा। निम्न में से कौन सा कथन प्रभाविता के नियम के लिए सही है? प्रभाविता कारक जोड़े में जीन्स होते हैं, नहीं, ये भी अलग बात हो गई। लक्षणों का निदान नहीं होगा, ये भी हो सकता है। मानव नाम से विविक्त होता है। यदि कारक जोड़े 2 समान सदस्य हों तो एक कारक दूसरे प्रभावी होता है। ये सब प्रभावित हो, सारे ही तो प्रभाविता है, सारे प्रभाविता, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। वैसे भी उपयुक्त सभी जहाँ पे मिले एक बार उस पर दिमाग जरूर लगाइएगा, ठीक है। कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें गुणसूत्र की तीव्रता के कारण होता है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी क्या होगा हमारे पास? अभी मैं आपने पढ़ा हुआ है डाउन सिंड्रोम। कौन होगा? डाउन सिंड्रोम होगा। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये 45 गुणसूत्र इसमें होते हैं। गुणसूत्र क्या होता है? यक्ष गुणसूत्र की मोनोसोमी के कारण होता है। मोनोसोमी और क्लीन फिल्टर साफ करने के लिए एक और चाहिए, 46। ये होता है बाई गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है, ट्राइसोमी के कारण होता है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। 21वां वाला डाउन। और अगर आप पटाऊ की बात करें 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, ठीक है। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात, द्विसंकरण में क्या होता है? 9:3:3:3:1 है, वो स्वतंत्र व्यूहन वाला रूल, ठीक है। सिकिल कोशिका अरक्तता यानी दात्र कोशिका उत्पन्न होती है। दात्र कोशिका अलिंगी गुणसूत्र पर अप्रभावी विशेषक के जनक से होती है। अप्रभावी विशेषक याद रखना, ठीक है, अप्रभावी विशेषक से उत्पन्न होती है। एक्स क्रोमेटिन पाया जाता है। एक्स क्रोमेटिन किसी बार बॉडी में पाया जाता है। एक्स क्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है? हेट्रो में नहीं होगा, यूक्रो में नहीं होगा, बार बॉडी में एक्स क्रोमेटिन पाया जाता है। एक्स क्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है? बार बॉडी में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप, हम ये पूरे कंप्लीट कराएंगे। मैंने वादा किया हुआ है आपको, जो है फिजिक्स केमिस्ट्री, उनमें भी हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। मेंडल के एक संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप होता है। मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप 3। मेंडल एक संकर है ना, तो 3:1। लाल पौधे और शुद्ध सफेद पौधे वाले को क्रॉस होता है तो 3:1 बनता है, वही कंडीशन है इसकी, ठीक है। तो क्या होगा? 3:1 हो जाएगा। क्रोमोसोमी यानी गुणसूत्र विकार, तो गुणसूत्र किसमें? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। वर्णांधता थोड़ी ना होगा, हीमोफीलिया ये भी नहीं होगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम होता है क्रोमोसोम से। दात्र कोशिका अरक्तता ग्लूटामिक अम्ल के किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है? तो बताइए मुझे, लाइसिन से होगा, मेथायोनिन से होगा या बैलिन से होगा? तो किससे हो जाएगा? बैलिन से हो जाएगा। सेरिन से नहीं होगा, बैलिन से होगा।
जन्मजात उपापचयी त्रुटि होती है, तो जन्मजात यही रहा फिनाइल किलेप्टोरिया, ठीक है। बाणांतर जन्मजात उपापचयी त्रुटि नहीं होती, उपापचय थोड़े ना होता है, ये तो अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में अनुवांशिक, रक्तता रक्त की कमी, ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया जन्मजात होता है। दातृ कोष का अरक्तता रोग किस प्रकार से उत्परिवर्तन का उदाहरण है, तो दातृ बिंदु परिवर्तन से। किसे, ये रट लेना है, पॉइंट मोस्ट है। दातृ कोष का अरक्तता बिंदु श्रावण से होता है, बिंदु क्या बोलेंगे इसको, बिंदु परिवर्तन से। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षण, कितने लक्षण थे इनके, 7 विपरीतार्थ। एक अलग था, टोटल 8 लक्षण थे। मटर के पौधे पर किया था, मटर में 8 गुण होते थे, तो 7 विपरीतार्थ से एक समान था, ठीक है। मधुप के नर ड्रोन में क्रोमोसोम, नर में कितने, 16 या 32 या 64, तो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। मधुप के नर ड्रोन में कितने होते हैं, 64 होते हैं, वैसे 16 होते हैं ड्रोन में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसको आप समझ लीजिएगा। ये यहाँ पे गलत है, इसको 64 नहीं होगा। मधुप नरड्रोन में पुंकेसर में कितने होते हैं, 16 होते हैं, और मादा में कितने होते हैं, 32 होते हैं। मादा में होते हैं 32 होते हैं, इसमें 16 होते हैं, ठीक है। ये सही है इसका ऑब्जेक्टिव, ध्यान देना। आज के लिए हमारा वीडियो में इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। अभी हमारा 1 और 2 चैप्टर भी आप देख लीजिएगा, सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। आज के लिए जो है, जय हिंद। हाँ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप, आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। विकल्पीय प्रश्न है हमारे चैप्टर 6 और 7 टॉपिक के। 6 और 7 टॉपिक इसके अंतर्गत होगा। इससे पहले एक वीडियो में हमारे 7, 8 आए हैं, 8, 9 आए हुए हैं। फिर जो भी इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं। हमारा 6 टॉपिक है। अगला टॉपिक कौन सा है, 6 है। और 6 के बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक बन रहा है। 7 में 7 हो चुका है, तो 5, 6 पे बात करेंगे हम। कितने 2 टॉपिक एक वीडियो में हमने लिए हुए हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और उससे आसानी भी होगी, ठीक है। तो हमारे 2 टॉपिक इसमें कितने होंगे, 5, चैप्टर 5 और 6 होंगे हमारे। इससे पहले 7, 8, फिर 9, 10, 11 एक टॉपिक में है, एक वीडियो में है, और एक वीडियो में 12, 13 है। तो यहाँ पे पार्ट 5 है हमारा, वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार किसके, तो इस टॉपिक के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, DNA, RNA, इन सभी के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, चलो हमारे साथ बोलिएगा। आप बताइए, हरगोविंद खुराना नाम जाने जाते हैं, हरगोविंद खुराना, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हरगोविंद खुराना किस नाम से जाने जाते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण। हरगोविंद खुराना किसके, RNA के निर्माण में हरगोविंद खुराना हो गए, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ठीक है, RNA निर्माण में, RNA की खोज के लिए, ठीक है। यहाँ पे हरगोविंद खुराना किसके लिए, यहाँ पे किसके लिए बात की जाएगी, प्रोटीन संश्लेषण की बात की जाएगी, ठीक है। आनुवंशिक इकाई है, आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है, जीन। जीन एसिट्रॉन आनुवंशिकता की इकाई होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। DNA और RNA में समानता क्या है, तो दोनों में ही क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। पहली बात तो क्या होती है, दोनों में ही फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। दूसरे, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बने होते हैं। हालांकि आप फास्फोरिक अम्ल का जिक्र किया ही नहीं गया। अगर फास्फोरिक अम्ल का जिक्र किया जाता तो ये समानता है कि दोनों में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। दूसरी बात क्या है, दोनों में न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ठीक है। पॉलीमरेज या पॉलीमर एक ही बात है, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती है। संदेश वाहक RNA, यम RNA का निर्माण कहाँ होता है, तो यम RNA का निर्माण केंद्रक में बनता है। किसमें बनता है, केंद्रक में। हमारा एक वीडियो बना हुआ है, इससे पहले आप RNA के पूरे वर्णन देख सकते हो, मैंने बेहतर समझाया है। तो RNA का निर्माण किससे होता है, तो यम RNA का निर्माण केंद्रक से होता है, ठीक है। अगला मेरे पास है, राइबोसोम में हमारे नहीं बनता है। राइबोसोम पर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। राइबोसोम पर कोई पूछे क्या बनता है, तो प्रोटीन बनता है। राइबोसोम पर प्रोटीन बनता है। और कौन बनाता है, यम RNA ही प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। यम RNA प्रोटीन बनाता है इस पर, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप लोग बात करें राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, तो राइबोसोम का निर्माण कौन करता है, rRNA राइबोसोम बनाता है। rRNA जो होता है वो राइबोसोम बनाता है, और mRNA जो होता है उसी पर जाकर के प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। अगला मेरे पास क्या है, DNA खंडों की पहचान करते हैं। DNA खंडों की पहचान क्या होती है, सदर्न ब्लॉटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, सदर्न ब्लॉटिंग कहलाती है। सदर्न ब्लॉटिंग याद रखिएगा, बोस्टन नहीं होगी, नाथर नहीं होगी, सदर्न होगी, ठीक है। सदर्न बोस्टन ब्लॉटिंग कहलाएगी। फास्फोडाइस्टर बंध उपस्थित होते हैं। फास्फोडाइस्टर बंध नहीं इसमें होते हैं, NADP में होते हैं। ADP नहीं होते हैं, वो कहते हैं NADPH2,
कैसे, तो फास्फोडाइस्टर बंध होता है NADP/H2 के साथ फास्फोडाइस्टर बंध जुड़ा होता है, तो इनमें से कोई नहीं सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समारंभन कूट AUG, कभी कभी समारंभन कूट दो होते हैं, याद रखिए, एक AUG होता है, कभी होता है GUG, इनके अलावा ये दो ही समारंभन कूट होते हैं, और बाद बाकी जो यू से शुरू होते हैं ये दोनों ही हमारे समापन कूट होते हैं। क्या होते हैं? समापन कूट। ये सारे कैसे हैं? यू से शुरू होने वाले समापन कूट, AUG या GUG समारंभन कूट होते हैं, इसको रट लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, RNA अणु में थाइमिन का विस्थापन, तो थाइमिन किसके स्थान पर चला जाता है? यूरेसिल में बदल जाता है। थाइमिन किस में बदलता है? यूरेसिल में। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको देख सकते हैं आप, पीछे वीडियो हमारे पड़े हुए हैं प्ले लिस्ट पे। RNA किस में बदलता है? यूरेसिल। थाइमिन जो होता है यूरेसिल में बदलता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्र कहाँ बनते हैं? तो हेट्रोक्रोमेटिन से, इनमें से कोई नहीं, और यूरोक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों ही गुणसूत्र बनाते हैं। यूरोक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों ही गुणसूत्र बनाते हैं। DNA के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम होता है, तो लाइगेज। मैं इससे पहले भी आपको बता भी चुका हूँ, DNA जो होता है, DNA खंड जोड़ना लाइगेज का काम होता है, और PCR श्रृंखला कराना किसका होता है? क्या नाम उसका? एंजाइम होता है। क्या होता है उसको याद नहीं आ रहा है, कोई माने अभी आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अभी पढ़ा चुके हैं इसको। तो अगला पॉइंट मेरे पास क्या है? तो लाइगेज एंजाइम। ठीक है, DNA के रासायनिक चाकू, हाँ ये रहा, एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। ठीक है, क्या नाम होता है? रासायनिक चाकू शब्द एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होता है। एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम PCR श्रृंखला शुरू करता है, इस सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। लाइगेज एंजाइम केवल DNA खंडों को जोड़ता है। ठीक है, पहचान भी DNA खंडों करता है, विशिष्ट एंजाइम की पहचान करता है एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। विषाणु का अनुवंशिक पदार्थ कौन? DNA और RNA होता है। यह RNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो अनुलेखन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुलेखन। यह RNA की सहायता जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसे अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, किसने पुष्टि की है कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है? ये बात किसने बताई थी? तो ये बात अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने बताई थी, मार्था चेस ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसने बताया था कि DNA आनुवंशिक पदार्थ है? ये थे अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस थे। ठीक है, बीडल टेटम नहीं थे, वाटसन क्रिक नहीं थे। ठीक है, अच्छा, कौन सा एंजाइम DNA को विशिष्ट स्थान पर काटता है? विशिष्ट स्थान पर काटने की बात कही जाए तो एंजाइम एक ही DNA की कैंची, जैविक कैंची कौन है? एंडोन्यूक्लियस होता है। तो एंडोन्यूक्लियस ही उसको विशिष्ट स्थान पर काटेगा, और यही जैविक कैंची कहलाती है। ठीक है, अगला MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप होता है। MRI जो होता है, MRI किया जाता है। MRI कैसे किया जाता है? पूरे बॉडी का होल मैग्नेटिक स्कैन किया जाता है। ठीक है, तो MRI जो होता है इसका नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मोस्ट है मैग्नेटिक इमेज तो होगी ही, और चुंबकीय होता है। रेजोनेंस माने किरणें होता है, रेज होता है। मैग्नेटिक रेज डाली जाती है, रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस मैकेनिक होगा। ठीक है, देखो मैग्नेटिक जब तक होगा तब तक तो सही है। अब यहाँ भी मैग्नेटिक है, रेजोनेंस लेनी, ये इम्यूनिटी हो गया। इम्यूनिटी नहीं होगा, पावर थोड़ी ना होता है, इमेज बनाता है। ठीक है, इमेज होगा। बाद बाकी मैग्नेटिक होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। MRI की फुल फॉर्म लिख के आएगी तो आप मैग्नेटिक इमेजिंग याद रखना। ठीक है, याद रहेगी। कौन सा नाइट्रोजन क्षारक DNA पर उपस्थित नहीं होता है? DNA पर यूरेसिल नहीं होता है। DNA पर कौन होता है? यूरेसिल नहीं होता है, केवल RNA पर होता है। ठीक है, परपोषी कोशिका में विजातीय DNA को प्रवेश करने में निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग किया जाती है? विजातीय, तो बायोलॉजिस्टिक। कौन सी विधि प्रयोग की जाएगी? विजातीय से मतलब बायोलॉजिस्टिक। ठीक है, बायोलॉजिस्टिक विधि। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, कृषि में भी होता है, चिकित्सा में भी, वैक्सीन बनाने में, यानी सब इनमें से सभी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? उपयोग सभी में होता है, कृषि में भी, चिकित्सा में भी, वैक्सीन में भी, और इनमें से सभी के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है जैव विकास। जैव विकास में क्या होता है? जैव विकास में बहुत सारे क्वेश्चन, इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप खूब जानते हैं। कौन कौन से? जैसे देखना, जीवित जीवाश्म कौन कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म गिद्ध हो गया। क्या हो गया? गिद्ध, क्योंकि गिद्ध प्राचीन में है और अभी पाए भी जाते हैं। अभी आप चिड़ियाघर में जाओ, लखनऊ जू में भी हमने इसमें दिखा रखे, हमारे पास वीडियो पड़ा है प्ले लिस्ट पे, लखनऊ जू का देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो जीवित जीवाश्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अभी भी जीवित जीवाश्म पाए जाते हैं, गिद्ध कहलाते हैं। ठीक है,
निम्न में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति, लो, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत माल्थस से संबंधित नहीं है? ओपेरन ने तो स्वयं प्रयोगशाला बनाई, स्टेनले मिलर ने स्वयं जीवन उत्पत्ति दर्शाया, हॉल्डे ने भी दर्शाया, माल्थस नहीं थे। माल्थस ने जीवन की उत्पत्ति से कोई वर्णन नहीं किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दो किए हैं तो माल्थस ही हो सकते हैं, ठीक है। चिड़ियों के पंख और घोड़े की टांग, चिड़ियों के पंख और घोड़े की टांग, इसमें क्या होता है, दोनों में ही समझाता होती, कैसी होती, समझातता होती, दोनों ही समझात है। चिड़िया के पंख, जैसे चिड़िया का मतलब यार चमगादड़ हो जाएगा, चमगादड़ के पंख, चमगादड़ पंख और घोड़े की टांग लोग सेम होते हैं, मानव का हाथ, सब समझात अंग है, इनकी संरचना सेम होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। डार्विन, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, डार्विन फिंचज किसका उदाहरण है? तो डार्विन फिंच किसकी बात की गई थी? ये अनुकूलनी विकरण की बात की गई थी। अनुकूलनी विकरण में डार्विन फिंच का उदाहरण दिया गया था। और मार्सुपियन जो होता है, मार्सुपियन जीव अर्थात किसकी बात की गई थी? हमारे पास कंगारू की बात की गई थी कि उनके अंदर मार्सुपियन जो झिल्ली पाई जाती है बच्चे के लिए पेट में, ठीक है। ये दोनों किसके हैं? अनुकूलनी विकरण के उदाहरण है। जैव विकास जो कभी उल्टी दिशा में नहीं होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? जैव विकास डोलो का नियम कहलाता है कि कभी भी उल्टी दिशा में नहीं होता। बर्गमैन नहीं होगा, कोप नहीं होगा, अलायंस नहीं होगा, डोलो का नियम होगा, ठीक है। डोलो टेबलेट बुखार के लिए, ठीक है। डोलो का नियम जो होता है ये एक दिशात्मक नहीं होता है, ठीक है, उल्टी दिशा में कभी नहीं होता है, एक दिशात्मक होता है। लुई पास्चर के हंस ग्रीवा फ्लास्क में सिद्ध होता है जीवात जीवोत्पत्ति। जिन्होंने जीवात जीवोत्पत्ति, लुई पास्चर ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, उसमें मछली जीवात जीवो, जिन्होंने कहा था जीव से ही जीव की उत्पत्ति, जीवात जीवो उत्पत्ति, जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती। लुई पास्चर ने क्या किया कि एक इन्होंने मुड़ी हुई बड़ा सा फ्लास्क रखा, मुड़ी हुई नली वाला, और उसमें उन्होंने एक में तो ढक्कन लगा दिया, मछली अंदर भर दी, ढक्कन लगा दिया, मछली ऐसे सुरक्षित रखी रही 7-8 दिन तक। लेकिन दूसरे में उन्होंने क्या किया कि ढक्कन नहीं लगाया, मछली भर दी, तो क्या हुआ उसमें जो है अंदर मक्खियाँ भी गईं, और मक्खियाँ से बहुत सारी सूंडी उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने कहा देखिए जीव से ही जीव की उत्पत्ति हुई, और जहाँ पे जीव संपर्क में नहीं आ पाया वहाँ पर जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। तो जीवात जीवोत्पत्ति, जहाँ पे जीव से ही जीव की उत्पत्ति, लुई पास्चर ने प्रयोग किए थे। प्राकृतिक चयन सिद्धांत, प्राकृतिक चयन किसने? डार्विन जो थे, उन्होंने कहा प्रकृति पर, लैमार्क ने कहा ऐसा नहीं है, वंशागत है, ठीक है। तो इन्होंने, डार्विन ने प्राकृतिक चयन, इन्होंने वंशागत ही बताया था। विकास उत्परिवर्तन मानव किसने प्रतिपादित किया था? विकास उत्परिवर्तन किसने किया था? तो ह्यूगो डी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। उत्परिवर्तन ध्यान रखना, ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है। पुनरावर्तन के अनुसार, पुनरावर्तन इसका मतलब जीवन वृत्त में जाति वृत्त प्रतिबंधित होता है। ये उन्होंने बताया संतान जनकों के समान होती, पुनरावर्तन नहीं होगा। प्रत्येक जंतु का प्रारंभिक अंडे से, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर के क्षत भागों का पुनर्भवन, ये भी जरूरी नहीं है। पुनरावर्तन माने होता है जीव प्रतिबिंबित होती है, यानी कोई पुराना जीवन, कैसे जीवन वृत्त में जाति वृत्त प्रतिबंधित होती है, इसी को पुनरावर्तन कहते हैं। पूरी जात दिखाई देती है उस टाइप की। जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व, तो उत्परिवर्तन की वजह से ही तो आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं। पुनर्संयोजन नहीं होगा, विलगन नहीं होगा, आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्परिवर्तन की वजह से होती हैं, ठीक है। आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? आकस्मिक, अचानक उत्परिवर्तन कहलाता है। अर्थसूत्री नहीं होगा, आकस्मिक अचानक आनुवंशिक बदलाव ही उत्परिवर्तन कहलाता है। कौन वास्तविक होता है? वास्तविक का मतलब क्या होता है कि निएंडरथल मानव जो थे वास्तविक मानव कहे गए, क्योंकि इनमें लगों में मानव के बहुत सारे गुण पाए गए थे, ठीक है। तो वास्तविक मानव किसे को बोलेंगे? निएंडरथल मानव को बोलेंगे, सिबापिथिक्स को नहीं, होमो सेविलस को नहीं, होमो इरेक्टस को नहीं, क्योंकि निएंडरथल के बाद आया होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये लगभग में हमारी तरह मैच खाते थे, इसीलिए वास्तविक मानव इन्हें माना गया। आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो चिंपैंजी है, जाहिर सी बात है। चिंपैंजी गोरिल्ला नहीं है, गिब्बन नहीं है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन चिंपैंजी बिल्कुल मानव के समान है। मिलर के प्रयोग में H2NH3 मेथेन अमोनिया हाइड्रोजन, क्या अनुपात होता है? मेथेन अमोनिया हाइड्रोजन अनुपात अपने आप बन गया, आप देख सकते हैं कैसे। हमने स्टेनले मिलर प्रयोग, हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें मेथेन अमोनिया, हमने कहा था सीरीज मत भूलना, हाइड्रोजन 2:1:2 के अनुपात में होती है, आप स्वयं बता दीजिएगा, ठीक है। हाय, मछलियों के पंख और व्हेल के चप्पू, मछली के पंख तैरने के काम होते हैं, व्हेल के चप्पू भी तैरने के भारी होते हैं। समरूपता, क्योंकि व्हेल के चप्पू में हड्डियाँ अलग होती, मछली पंख में अलग होती है, क्या होती है? समरूपता होती है, ठीक है। विभिन्न कीटों के मुखांग उदाहरण होते हैं। मुखांग का मतलब ये होता है समझात वृत्ति, उनके मुख सेम होते हैं, कार्य अलग अलग होते हैं, तो समझात अंग होते हैं। आंतरिक संरचना सबकी समान होती है। विभिन्न
विभिन्न कीटों के मुखांक कैसे हो गए, समझातंग हो गए। जीवों में होने वाले परिवर्तनों में क्या योगदान नहीं देता है, उत्परिवर्तन योगदान देता है, प्रकृतिवर्ण देता है, लेकिन समान वातावरणीय दिशा, वातावरणीय दिशा से कोई मतलब नहीं होता, वातावरणीय दिशाओं से कोई मतलब नहीं होता उत्परिवर्तन में, ठीक है। किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था, प्रकृति चयन डार्विन ने दिया था, पेंजेनियस दिया था, लैंगिक चयन दिया था, लेकिन जनन द्रव्य की निरंतरता से इनका कोई संबंध नहीं था। जनन द्रव्य इस बात को जो है डार्विन ने कोई प्रयोग नहीं किया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना प्रदर्शित करती है क्या, कांट और लाप्लास जो थी, इन्होंने कांट और लाप्लास ने बिग बैंग प्रदर्शित की। उन्होंने बताया था पृथ्वी जो होती है अरबों वर्ष पहले आग का दहकता हुआ गोला थी, अचानक इसमें ब्लास्ट हुआ, सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह उपग्रह सब बन गए, ठीक है, तो इसे बिग बैंग कहते हैं। कांट और लाप्लास ने इसका वर्णन किया था, ठीक है, मिलर ने नहीं किया था, ये तो जानते हो, ओपेरन ने नहीं किया था, लेमैत्रे में डाउट था, नहीं किया, लाप्लास ने किया था, ठीक है। कौन अनुकूलनी विकिरण का उदाहरण नहीं है, अनुकूलनी विकिरण डार्विन फिंच है, जलीय स्तनी नहीं है, जलीय स्तनी भी हो जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई अपरास्तनी, ऑस्ट्रेलियाई अपरास्तनी उदाहरण ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल है, ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल, ये देखो मार्सुपियल मैंने भी आपको बता बर्ड बोला था हमने, और जलीय स्तनी ये भी है, लेकिन अपरा स्तनी ये नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अपरा स्तनी नहीं है, मार्सुपियल है, ठीक है। किसमें प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग अनुप्रयोग से के कारण हुआ है, तो ये अंग का उपयोग अनुप्रयोग लैमार्क ने बताया था, डार्विन ने कहा था ये प्राकृतिक वर्ण है, ठीक है। तो अंग किसका हुआ, ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज किसके उत्परिवर्तन की खोज की थी। तो ये हमारे टॉपिक क्वेश्चन हो गया, तो कौन थे, लैमार्क थे। आज के लिए हमारे क्वेश्चन इतने ही रहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चैप्टर 5-6 हमारा इसमें कंप्लीट हो रहा है। आज के लिए जय हिंद। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप, आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए चैप्टर 7 और 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 9, 1, 9, 10, 11 हमारे एक वीडियो में पढ़े हुए हैं, 12, 13 दूसरे वीडियो में, और आज इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे पाएंगे आप क्वेश्चन मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर 7 और 8 के क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, क्योंकि हमारे वीडियो जब आप देखिएगा प्लेलिस्ट में हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिमम 90 क्वेश्चन हमारे हैं, 90 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़े हुए हैं, जिससे आपको सारे पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग केवल वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आज हमारा मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित हमारा जो टॉपिक आ रहा है, उसमें पहला क्वेश्चन है ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम जो होता है। हालांकि ट्रिपैनोसोमा निद्रा रोग के लिए होता है, लेकिन ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम जो होता है सिफिलिस के लिए होता है। सिफिलिस और सुजाक ये दोनों ही हमारे जननांगों के रोग होते हैं, जननांगों के रोग, गुप्तांग के रोग होते हैं, ठीक है, सिफिलिस और सुजाक दोनों ही। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम किसका, सिफिलिस से संबंधित होता है। सिफिलिस रोगजनक का नाम है, वो तो वही बात हो गई, सिफिलिस रोगजनक कौन होगा, ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम होगा, ठीक है। गोनोरिया ये भी जननांग वाला रोग होता है, गोनोरिया नर्सेरिया से होता है, ठीक है। अगला है मेरे पास बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से संबंधित होता है, क्षय रोग, इसी का फुल फॉर्म होता है टीबी से संबंधित रोग होता है ट्यूबरकुलोसिस, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। टीबी से संबंधित होता है, क्षय रोग से होता है, क्षय रोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है। जीवाणु जनित कौन सा होता है, तो जीवाणु के लिए हमने ट्रिक बताया हुआ था, हमारे पास ट्रिक थे टोटल, जीवाणु के रोग, विषाणु के रोग थे, ठीक है। पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, अतिसार होता है, पायरिया, यहाँ पे क्या होता है, अतिसार होता है। जीवाणुजन्य रोग कौन से हो जाएंगे, जीवाणु से होने वाले रोग जीवाणुजन्य रोग कहलाते हैं। विषाणु से जो होंगे विषाणु से होंगे, विषाणु की ट्रिक भी हमने पढ़ाई है, रेखा मेट करके पैचे छोड़ गई। जीवाणु से पापा जहाँ पे सोते हैं, ठीक है, और गंजा दामाद पान खाए, एक किसी होती कवक जनित रोग होते हैं, हमारे वीडियो में आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि पोलियो गंदे पानी पीने से होता है। पायरिया किससे होता है, दांत से फंगस से होता है। हाथी पाँव, फील पाँव, ये विषाणुजन्य रोग है। अतिसार जो होता है जीवाणु से होता है, ठीक है, पेचे जिसे कहते हैं, एंटाविवा हिस्टोलिटिका। अगला है हमारे पास परमाणु, क्या है, विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर में किस विशेष प्रकार की प्रोटीन उपलब्ध होती है। विषाणु से रक्षा करने के लिए इंटरफेरान, ये बात तो मैंने बताई थी आपको। विषाणु से पहले रक्षा कौन करता है, इंटरफेरान करता, प्लाज्मिड नहीं करता, क्योंकि प्लाज्मिड से ही इंटरफेरान का निर्माण होता है, तो मुख्य रूप से इंटरफेरान होता है। निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा,
निद्रा रोग किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा एगुलिना प्लाज्मोडियम में, इनसे थोड़े ना होगा। ट्रिपैनोसोमा से निद्रा रोग होता है, इसी मक्खी द्वारा। कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा नहीं होता है? दो, चेचक पोलियो। चेचक पोलियो नहीं, दोनों होते हैं। एड्स भी होता है, एड्स वायरस द्वारा। टीबी नहीं होता है। ट्यूबरकुलोसिस किसका? जीवाणुजन्य रोग है। टीबी किसका? ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, ठीक है, 6 रोग, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी नहीं होता है, विषाणु से, जीवाणुजनित है। ये किससे होता है? जीवाणु से होता है, और ये सारे विषाणु से होते हैं। एड्स HIV वायरस द्वारा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा, चेचक बैरियोला, खसरा बैरिसेला, ठीक है, वायरस द्वारा होते हैं। पोलियो वायरस द्वारा होता है, ठीक है। एडीज एजिप्टी, एडीज डेंगू बुखार के लिए किसका होता है? एडीज किसका भाग है? एडीज मच्छर डेंगू बुखार का है, ठीक है। मलेरिया का मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। फाइलेरिया क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। और कालाजार लीशमानिया डोनावानी, लीशमानिया डोनावानी, ठीक है। तो ये कालाजार का हो गया, लिस्मानिया डोनावानी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो डेंगू के लिए मादा एडीज, चिकनगुनिया का भी वही होगा, एडीज मच्छर जो होता है, क्योंकि चिकनगुनिया डेंगू ये दोनों बहनें हैं। ये हमने पढ़ाया हुआ, हमारे पास टॉपिक में जाएगा, वहाँ पे मैंने मच्छरों का चित्र सहित आपको समझाया, मच्छर दिखाए हैं, समझाया किस तरीके से रोग होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो एडीज और चिकनगुनिया दोनों एक ही परिवार से रिलेटेड होते हैं। तो कौन होगा हमारे पास? एडीज होगा, ठीक है। और वैसे भी एनाफिलीज किसका है? मलेरिया का। आप ऐसे देख लीजिएगा, ये मलेरिया का है, मलेरिया का। क्यूलेक्स मच्छर किसका होता है? फील पाँव, हाथी पाँव का है। तो अब तो फिर बचा हुआ इसी का हो जाएगा, ठीक है। अगला टीका, टीबी के टीका का नाम क्या होता है? टीबी का टीका, BCG का टीका, BCG, ठीक है। बैसिलस इसका ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है। ये BCG का टीका टीबी का होता है। DPT डिप्थीरिया का होता है, डिप्थीरिया का, ठीक है। अफीम से प्राप्त मार्फिन होता है, अफीम किसका? एल्केलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्केलाइड। लैक्टेस नहीं होता है, टेनिन नहीं होता है, पोम नहीं होता है, क्या होता है? एल्केलाइड होता है। एल्केलाइड होता है अफीम से जो मार्फिन प्राप्त किया जाता है। पीत ज्वर, पीत ज्वर किसका? एडीज का। पीत ज्वर भी इसी का होता है, एडीज का होता है, क्यूलेक्स का नहीं होगा। क्यूलेक्स आप ऐसे बता दो कि एनाफ्लीज मलेरिया हो गया, माना क्यूलेक्स फेलफाउ हो गया, ठीक है। तो बच्चा कौन? एडीज बचा, मस्का नहीं, मस्का मक्खी का नाम होता है, मस्का डोमेस्टिका। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये आर मिश्र, आर मिश्र, अभी इससे पहले आप एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पीछे। तो यहाँ पे आर मिश्र जो होते हैं ये किसके होते हैं? आर मिश्र किसी खोज करता था, प्लाज्मिड नहीं, किसी खोज प्लाज्मिड के साथ खोज करता था। चलो मैं बता दूंगा आपके आगे आगे, ठीक है। एंटी सीरम में होते हैं, एंटी सीरम, सीरम को मतलब ही एंटीबॉडीज, एंटी सीरम आए, एंटीबॉडीज होगा। ना रक्त नहीं होंगे, श्वेत रक्त नहीं होंगे, एंटीजन नहीं होंगे, क्या होंगे? एंटीबॉडीज होंगे, ठीक है। प्रतिजैविक को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, प्रतिजैविक जितने भी होते हैं, प्रतिजैविक किससे प्राप्त किए जाते हैं? नीले हरे शैवाल से, विषाणु जीवाणुओं से, ब्रायोफाइटा से। तो ये प्रतिजैविक जो होते हैं हमेशा जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं, विषाणु से नहीं, एंटीबॉडीज जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं में अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप कैंसर बनता है। क्या बनता है? ल्यूकीमिया कैंसर। कौन सा कैंसर बनता है? ल्यूकीमिया कैंसर बनता है। हीमोफीलिया नहीं होता है, ठीक है, बढ़ाता हीमोफीलिया अलग हो गया, ल्यूकीमिया कैंसर बनता है। जब ज़्यादा WBC एक साथ बढ़ने लगते हैं तो उसे रक्त, कौन सा वाला? रक्त कैंसर हो जाता है, इसे ल्यूकीमिया कहते हैं। बहुत अधिक मात्रा, कोई कहे रक्त कैंसर में क्या होता है, तो हमारे WBC जो होते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, उसी को ल्यूकीमिया रक्त कैंसर कहते हैं, ठीक है। हाँ, डेंगू, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, खूब जानते हैं। एडीज मच्छर हो गया, एनाफ्लीज किसका होता है? मलेरिया का होता है, क्यूलेक्स होता है हाथी पाँव का, ठीक है। टाइफाइड का रोगजनक होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। प्लाज्मोडियम नहीं होगा, अमीबा नहीं होगा, एस्केरिस नहीं होगा। अगला बिडाल परीक्षण, बिडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। बिडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है, बिडाल टेस्ट, ठीक है। प्रति आ चुका है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा इसको। बिडाल टेस्ट किस लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं? प्रतिरक्षी अणु में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब बताइए, इस टाइप से होता है प्रतिरक्षी अणु, ऐसे ऐसे करके बना होता है प्रतिरक्षी अणु, इस टाइप बाई जैसा आकार होता है उसका, इस टाइप से एक भुजा लंबी होती है, ठीक है। ये प्रतिरक्षी अणु होता है, इसमें कितने होते हैं? 4 प्रकार के, 4 जो होते हैं वो होते हैं, क्या ना, उसका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। कौन एक गैर संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग कौन है? गैर संक्रामक, निमोनिया,
नहीं होगा। फैल सकता है हवा से, वायु से टाइफाइड फैल सकता है, मलेरिया फैल सकता है मच्छरों से, लेकिन कैंसर नहीं फैलता है। कैंसर एक ऐसा रोग है जो संक्रामक नहीं है, किसी को छूने से कैंसर नहीं होता है, किसी प्रकार से इस तरीके से कैंसर नहीं फैलता। एक आदमी कैंसर तो दूसरे को हो जाए ये भी जरूरी होता है। तो कैंसर जो है संक्रामक रोग नहीं होता। ये हमारे क्वेश्चन चैप्टर 7 के थे। अब हम चैप्टर 8 की बात करेंगे, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये भी हमारे थोड़ी क्वेश्चन आए, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। तो क्या है बायोगैस, बिल्कुल बताइएगा आप, बायोगैस किससे उत्पन्न होती है? क्या आर्को बैक्टीरिया से होती है, यू बैक्टीरिया से होती है, साइनो बैक्टीरिया से होती है, माइकोप्लाज्मा? तो किसके? आर्क बैक्टीरिया से होती है। बायोगैस किससे होती है? आर्क बैक्टीरिया से होती है, याद रखिएगा, आर्क बैक्टीरिया से। आप लोग जो है कमेंट जरूर किया करो, कमेंट में क्वेश्चन कुछ बताया करो, मुझसे कुछ पूछना हो पूछ लिया करो। नॉन लेग्यूमिनस पौधों की जड़ ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, बताया था मैंने राइजोबियम का। किससे? नॉन देखो लेग्यूमिनोसेरम पौधों में राइजोबियम होता है। जब नॉन की बात हो तो फ्रैंकिया नामक होता है, ठीक है। कौन सा जीवाणु होता है? फ्रैंकिया होता है। एजोटोबैक्टर नहीं होगा, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। थायोबैसिलस भी नहीं होगा, फ्रैंकिया नामक जीवाणु, ठीक है। और लेग्यूम वाले होते हैं तो राइजोबियम होगा। दलहनी जड़ों में बस वही बात, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम दलहनी लेग्यूम कोल, ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है। एनाविना नाश्ता के सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया द्वारा किमित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस? CO2। आटा फूल जाए किटबन द्वारा, CO2। शराब बने बुलबुज्जे उठे, CO2। सिरका में बुलबुज्जे उठे, CO2। सब CO2 गैस की वजह से होता है। कौन अपर्दाहारी होता है? अपर्दाहारी कौन होता है? जो मिट्टी को पोली कर दे, बिल्कुल पोली पोली कर दे मिट्टी को, तो वो क्या होता है? केंचुआ होता है। अच्छा, पक्षी को मिट्टी परद में मिट्टी होता है, हमें मतलब क्या है केंचुआ को? मेढक को भी नहीं, हाथी को भी नहीं। केंचुआ जो होता है ये क्या करता है? ये मिट्टी को पोली पोली कर देता है, अपर्दाहारी कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर 8 से रिलेटेड हो गए और चैप्टर 7 हो गया। आज के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर अगले टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जो है स्टडी जारी रखिएगा आप। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम जीव विज्ञान से, इससे पहले वाले वीडियो में हमारे आपने चैप्टर 12 और फर्स्ट 11 पढ़ा हुआ था। आज हम लोग इसमें 9, 10, 11 3 चैप्टर समावेश कर रहे हैं, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होंगे आपके पास, लगातार आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए इसमें हमारा आज लास्ट 9 चैप्टर हमारा है जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत एवं प्रक्रम। हालांकि जिसमें जैव प्रौद्योगिकी के बारे में टोटल आप पढ़ें, कई चीज़ें हमने हमारे वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, टोटल कंप्लीट कोर्स है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके वीडियो पड़े हुए हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, किस तकनीकी द्वारा जीन संरचना को ही बदला जाता है? तो जीन संरचना ना जीव तकनीकी कही जाएगी, ना एंजाइम कहा जाएगा, ना संचरण, लेकिन जीनी अभियांत्रिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीन अभियांत्रिकी द्वारा जो होता है पूरी स्ट्रक्चर को ही बदला जाता है। किस तकनीक द्वारा जीन संरचना को बदला जाता है? तो किसके द्वारा? जीन अभियांत्रिकी द्वारा पूरी जीन संरचना बदली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एपिसोम निम्न में से किसके संबंधित है? तो एपिसोम जो होता है ये किससे संबंधित होता है? प्लाज्मिड से संबंधित होता है। ना ही गाल्जी काय में एपिसोम होता है, ना ही RNA में होता है, ना ही गुणसूत्र में होता है। क्या कहलाता है? एपिसोम जो होता है, याद रखिएगा, प्लाज्मिड से। किससे संबंधित होता है? प्लाज्मिड से। एपिसोम प्लाज्मिड से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग में संबंधित संरचना है। तो प्लाज्मिड आनुवंशिक इंजीनियरिंग में भूमिका नहीं, हालांकि कार्य तो करता है, इतना नहीं। DNA पॉलीमरेज भी नहीं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, RNA जो PCR श्रृंखला होती है, ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। रेस्ट्रिक्शन, कोई पूछे PCR श्रृंखला में कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है एक DNA खंड से लाखों DNA प्रतिलिपियां बनाना ही PCR कहलाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाता है। और इसमें एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्य होता है। प्लाज्मिड, अगला क्वेश्चन मेरे पास है, प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो प्लाज्मिड तो सभी जंतु कोशिकाओं में नहीं, क्या होगा? रोग संक्रमित कोशिकाओं में या पादप कोशिकाओं में? तो जीवाणु कोशिकाओं में। प्लाज्मिड्स किस में पाए जाते हैं? जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पॉइंट रटने योग्य है, तो आप प्लाज्मिड पढ़ते रहते हैं, तो प्लाज्मिड्स किस में? जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसीलिए प्लाज्मिड का उपयोग इंटरफेरान बनाने में, चेचक का टीकाकरण में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाएगा। इंटरफेरान जानते क्या होता है? इंटरफेरान भी एक टीका, वैक्सीनेशन टाइप का ही हो सकता है। जैसे आप किसी को कोरोना हो गया तो जब तक के लिए पैरासीटामॉल जो आप दे रहे हैं दवाई,
दवाई किसी क्या लिखेंगे टीके या किसी भी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने तक किसी व्यक्ति को जो दवा खिलाई या पिलाई जाए अथवा किसी अन्य माध्यम से दिया जाए तो उसको इंटरफेरान कहते हैं, क्योंकि यह विषाणु के अंदर पहुंचकर उसकी कार्य क्षमता को बदल देती है, ठीक है, गुणन को रोक देती है। तो इंटरफेरान कहाँ होता है? जीवाणु कोशिकाओं में होता है, प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में होता है। जीन अभियांत्रिकी में जैविक कैंची का कार्य कौन करेगा? तो यही एंडोन्यूक्लियस। पीसीआर श्रृंखला में जैविक कैंची क्या करेगा? सारे डीएनए खंड जो आपको फोटो कॉपी करने हैं बहुत सारे बना देगा, सबको अलग कर देगा। इसको जैविक कैंची कहा जाता है। एंडोन्यूक्लियस की विशेष भूमिका होती है। पीसीआर में एंडोन्यूक्लियस मुख्य होता है, इसे आप याद रखिए, जैविक कैंची कहा जाता है। आनुवंशिक इंजीनियर डीएनए खंड को कौन जोड़ता है? सिंथेटेज नहीं होगा, हेलिकेज नहीं होगा, पॉलीमरेज, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम जो होता है, लाइगेज कहते हैं लीकेज बंद कर दिया। लाइगेज का मतलब लीकेज बंद कर दिया, लीकेज का मतलब जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या होगा? आनुवंशिक जो डीएनए खंड को कौन जोड़ता है? लाइगेज एंजाइम। पीसीआर श्रृंखला कराता कौन है? एंडोन्यूक्लियस पॉलीमरेज एंजाइम। और उसके बजाय जैविक कैंची किसे कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन पॉलीमरेज एंजाइम। अच्छा, अगला क्या है मेरे पास? ये रेस्ट्रिक्शन होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बात हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कौन एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है? तो अभी तो मैंने बताया लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए खंडों को जोड़ता है। डबल आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में हुई है? अब बताइए मुझे। जीन अभियांत्रिकी पीसीआर श्रृंखला मुख्य होती है। जीन अभियांत्रिकी मुख्य कौन होती है? पीसीआर होती है। और पीसीआर किसके द्वारा होती है? एंडोन्यूक्लियस द्वारा होती है। तो इन सब में लाइगेज सब कुछ नहीं होगा, केवल लाइगेज एंजाइम ध्यान रखना। दो डीएनए खंड को जोड़ता है लाइगेज, और एंडोन्यूक्लियस पीसीआर चलाता है, ठीक है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में निम्न किस अणु के बनाने में किया जाता है? तो पुनर्योगज। पुनर्योगज में ही तो नया डीएनए बनता है, आरएनए नहीं बनता है। ऐसे आप बता दो, आरएनए नहीं बनेगा, डीएनए आरएनए दोनों का पुनर्योगज नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन डीएनए पुनर्योगज तकनीकी पीसीआर श्रृंखला में क्या होता है? एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? अब आप ऐसे बता दो कि डीएनए को विशेष रूप से अलग करना, तो उसके लिए एक्सोन्यूक्लियोज भी काम करता है, पॉलीमरेज भी करता है, एंडोन्यूक्लियोज अर्थात उपयुक्त सभी, अक्सर उपयुक्त सभी यहाँ पे होता है, ज़्यादातर वही ऑप्शन सही होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन हाँ, हर वक्त नहीं, अपवाद हर जगह है, ठीक है। तो क्या होता है, और इसमें एंडोन्यूक्लियोज अक्सर डीएनए जब विशिष्ट जगह काटने की बात कही जाए तो सारे काटते हैं। हालांकि डीएनए की जो होती कैंची कौन होती? कैंची एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होता है। बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में कौन नहीं है? तापमान जरूरी है, विटामिन जरूरी है, लवण जरूरी, लेकिन उपयुक्त में से नहीं, सॉरी, ताप क्या है? बायोरिएक्टर की बात हो रही है। अच्छा, बायोरिएक्टर में जीवाणु वृद्धि वैसे भी होगी, तो इसमें तो ये कोई भी नहीं जरूरी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। कौन है? इनमें से कोई नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं होता, ना विटामिन से मतलब होता है यहाँ पे बायोरिएक्टर में, ना लवण से होता है, ना तापमान से होता है, ठीक है। बायोरिएक्टर आप बनाए हुए हैं, तो बायोरिएक्टर में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। बायोरिएक्टर का चित्र भी आपको हम दिखा सकते, साथ दिखाया भी होगा, अभी हमारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट पे वहाँ बायोरिएक्टर आप पढ़ सकते हैं। देखो बायोरिएक्टर क्या होता है, देखिए जरा, ये रहा बायोरिएक्टर। इसके कोशिकाओं को संवर्धन में, किण्वन करने में, जैविक उत्पाद, खाद्य वगैरह जैविक उत्पाद बनाने में किया जाता है। बायोरिएक्टर इस टाइप का होता है, तो इसमें कोई भी इसका उपयोग नहीं हुआ करता है। केवल तापमान, आर्द्रता को मिलाने, हिलाने, इनको और कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। वृद्धि का तत्व, तो यहाँ पे बायोरिएक्टर में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। न ताप का, न विटामिन का, न किसी का उपयोग होता है इनमें। अगला, कौन सा एंजाइम डीएनए की कोशिका को विशिष्ट स्थान पर काटता है? अगर काटने की बात हो डीएनए कोशिका को विशिष्ट, तो एंडोन्यूक्लियोज, ठीक है। हालांकि वैसे सब कार्य करते हैं, लेकिन एंडोन्यूक्लियोज विशिष्ट स्थान पर काटता है उसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, एंडोन्यूक्लियोज कैंची भी कहलाता है, एंडोन्यूक्लियोज पीसीआर श्रृंखला चलाता है। इसमें अक्सर क्वेश्चन हमारा एंडोन्यूक्लियोज ही आएगा, लेकिन दो डीएनए खंड जोड़ेगा तो लाइगेज एंजाइम होगा, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा चैप्टर 10 आता है, वो चैप्टर 9 था। चैप्टर 10 है जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। यहाँ पे हम जैव प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, जैसे हमारे बीटी फसल, बीटी जंतु, पारजीनी जंतु जो होते हैं, ठीक है। तो ये सब जीएमओ, जीनी रूपांतरित, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे,
इसका क्वेश्चन हमारे पास है, जीन अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है, जीन अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। तो हालांकि इसमें तो हम अब ग्लूकोज की बात करें, नहीं ये तो गलत बात है। ग्लूकोज से क्या मतलब, तो गेहूं से गन्ने की शक्कर सुक्रोज से बन जाएगा, मक्का से मतलब नहीं, गेहूं से भी नहीं, लेकिन हाँ सुनहरा चावल गोल्डन राइस जो होता है जीन अभियांत्रिकी। और गोल्डन राइस जो होता है किस विटामिन का मुख्य स्रोत होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है गोल्डन राइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का संश्लेषण जीन अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर, तो औद्योगिक स्तर पर कौन होता है, इंटरफेरॉन हाँ बनता है, इंसुलिन बनता है, मानव वृद्धि हार्मोन बनता है। तो इसका मतलब सभी जो जीन अभियांत्रिकी के आधार पर औद्योगिक स्तर पर किस पदार्थ का निर्माण किया जाता है, तो सब किए जाते हैं। इंटरफेरॉन भी किया जाता है और उसके बाद में ये अन्य भी किए जाते हैं, यानी लघु में सब किया जाता है। जंतु कोशिका में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक होता है, क्लोनिंग कौन बनाता है, तो पीवीआर, पीसीआर वाला पीवीआर, और क्या है एसबी40। क्या होगा, क्लोनिंग कौन बनाएगा, एसबी40 बनाएगा। एसबी40 जो होता है एक क्लोनिंग का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास याद रखिएगा इसको, एसबी40 जो होता है क्लोनिंग बनाता है। पीवीआर 322 नहीं है, तो हमारे प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड इंटरफेरॉन वगैरह बनाने के काम आते हैं। ठीक है, बीटी कपास होता है, बीटी कपास क्या है, पारजीनी पादप है, पारजीनी जंतु, पारजीनी शंकर पादप से मतलब नहीं, उत्परिवर्ती पादप से मतलब नहीं, क्लोर पादप से क्या है, पारजीनी पादप है। ठीक है, बीटी विष किस जीवाणु द्वारा होता है, बेसिलस थ्यूरिंजिएसिस। में कई बार आपको बताया हुआ हूँ, बेसिलस थ्यूरिंजिएसिस नामक जीवाणु, बीटी फुल फॉर्म होता है बेसिलस थ्यूरिंजिएसिस होता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है कृषि क्षेत्र में, हाँ होता है, जाहिर सी बात है, चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है, वैक्सीन भी बनाता है, यानी सभी हैं इसके। ठीक है, सभी हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग साझी है। आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे यानी बीटी वाले होते हैं, बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस, और सभी हैं, बीटी कपास भी होता है, बीटी मक्का भी होता है, गोल्डन राइस भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 10 था। चैप्टर 10 में केवल 7 क्वेश्चन थे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये केवल बोर्ड एग्जाम से संबंधित ही क्वेश्चन है, इनको बेहतर आप रेडी करिएगा, इसी से हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर टॉपिक हमारा आता है जीव और समष्टियां। इसको जरा ध्यान से देखते हैं, जीव और समष्टियां क्या होता है। लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। फंगस किससे पोषण, तो शैवाल द्वारा। अभी मैंने ये बात बताई थी, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन का मतलब होता है कवक और शैवाल के बीच सहसंबंध। अब साथ संबंध का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे को लाभ दें। तो कवक क्या करता है, भूमि से सड़े गले पदार्थ जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको अवशोषित करके, जल को अवशोषित करके शैवाल को देता है। वहाँ शैवाल भोजन बनाता है और उस भोजन को कवक को देता है। तो ये दोनों सहसंबंध दर्शाते हैं, सहजीवी, इसी को आप लाइकेन कहते हैं। लाइकेन कोई विशेष नहीं होता है, लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है, सहसंबंध होता है। तो इन्होंने बताया यही है कि लाइकेन्स में फंगस यानी फफूंद कवक जो होता है तंतु पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो शैवाल से प्राप्त करते हैं। मिट्टी इसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरी को लाभ, और दूसरी को लाभ होता है और ना हानि होती, ना ही लाभ ना ही हानि होती है, तो इसे अंतर जातीय परजीविता कहते हैं। एक जाति तो लाभ प्राप्त करेगी लेकिन दूसरी को न लाभ होगा न हानि होगी, तो ऐसे में सहभोजिता का मतलब साथ साथ भोजन नहीं चलेगा। सब करते दोनों का लाभ होना ये भी नहीं चलेगा, स्पर्धा माने लड़ाई झगड़ा ये भी नहीं चलेगा, अंतर जातीय परजीविता। ठीक है, चीनी मिट्टी के कणों का व्यास होता है। चीनी मिट्टी के कणों का व्यास कितना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट है, इसको शायद आप वैसे अभी देखे भी नहीं होंगे। तो 0.002 mm से कम, बहुत कम होता है, 0.0021 यानी लगभग में 1/2000 भाग। ठीक है, तो क्या होगा, 0.002 mm से भी कम होता है। पड़ाव पर्व क्लाइडोड पाए जाते हैं। पड़ाव पर्व किसमें होते हैं, एस्पेरेगस में, एस्पेरेगस में। ठीक है, पड़ाव तंत्र किसमें होते हैं, एस्पेरेगस में होते हैं। ठीक है, निम्न पादपों के साथ सहजीवी संबंध कौन स्थापित करेगा, तो सहजीवी माइकोराइजा भी होता है। माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा भी होता है, कवक मूल होता है। ठीक है, राइजोबियम भी सहजीवी दर्शाता है, क्योंकि राइजोबियम में क्या होता है, ये चने की जड़ों में पाया जाता है। तो दोनों ही सहजीवी संबंध, का और खा दोनों। ठीक है, नास्टक नहीं होता है, नवीन नास्टक नहीं होता है। ठीक है, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यता होते हैं, अंग छोटे होंगे, शरीर के उपांग छोटे अंग होते हैं, शरीर के उपांग दोनों छोटे होते हैं, बड़े अंग नहीं होंगे। सभी अंग उपांग समान ये भी नहीं होगा, छोटे शरीर का नहीं, छोटे छोटे अंग होंगे। पैर बहुत छोटे छोटे होंगे ताकि वो जमीन की सतह पर रहे, जमीन की सतह पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उनका टेम्परेचर गिरे ना। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर 11 के थे। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने रहेंगे, अगले वीडियो में आपसे हम फिर बात करेंगे। आज के लिए जो है जय हिंद। स्टूडेंट्स
कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी में लेकर के आए हुए हैं। इसी प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और आज हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। कुछ यहाँ बायोलॉजी से हम स्टार्टिंग करेंगे और जो पेपर हमारा आता जाएगा, केमिस्ट्री के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सारे हमारे प्ले लिस्ट पे पड़े होंगे। आप लोग वहाँ जा कर के सारे कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इनसे बाहर नहीं आएगा पेपर में ये क्वेश्चन, इतना आप रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पे हम जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जरा क्या होता है। चैप्टर 12 है हमारा पारतंत्र। पोखर पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा प्राथमिक उत्पादक होता है? अच्छा बताइए, कोई भी जो प्राथमिक उत्पाद होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, पेड़ पौधे होते हैं जो सूर्य से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पे पोखर तालाबों में वो तो पेड़ पौधे नहीं, हाँ माना कि छोटी वनस्पतियाँ हो सकती हैं, लेकिन हाँ नीले हरे शैवाल जो काई होती है वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। वो कौन से होते हैं हमारे पास? तो हम यही बात करेंगे। तो नील हरी शैवाल जो होते हैं अर्थात काई, ठीक है, ये सब प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है। नीले हरे शैवाल, छोटे पेड़ पौधे, कवक नहीं होगा तो फंगस खाते हैं। जीवाणु से मतलब नहीं, विषाणु से मतलब नहीं होता। केवल नीले हरे शैवाल ऐसे होते हैं जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। और अगर आप बात की जाए यहीं पर वन पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होगा? तो पेड़ पौधे होंगे। साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया या नील हरी शैवाल एक ही बात है। और मैंने अभी आपको बता दिया कि साइनोबैक्टीरिया ये सब क्या होते हैं, नील हरी शैवाल क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो बताइए, उपभोक्ता का तो कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है, अपघटक भी नहीं, डिकम्पोजर भी नहीं है, द्वितीय उपभोक्ता शब्द ही नहीं होगा इनमें। सिर्फ साइनोबैक्टीरिया है, नील हरे शैवाल, तो इनमें उपभोक्ता का तो कोई अर्थ ही नहीं है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो कौन होगा? उत्पादक होगा हमारे पास, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा बन रहा है, यदि जैव मंडल से CO2 हटा दी जाए तो सर्वप्रथम प्रभावित होने वाला नाम लिखिए। जब CO2 हटा दी जाएगी तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट प्रभावित होगा? बताइए मुझे। CO2 किस में उपयोग होती है? क्या हम लोग CO2 का उपयोग करते हैं? नहीं बोल सकते आप, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो CO2 का उपयोग, लेकिन क्या पेड़ पौधे बिना CO2 के भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। और पेड़ पौधों को क्या बोला जाता है? उत्पादक, प्रोड्यूसर बोला जाता है। तो सबसे पहले प्रभावित कौन होगा? उपभोक्ता प्रभावित होगा। प्राथमिक, द्वितीय, कोई उपभोक्ता नहीं इसे प्रभावित होगा। सबसे पहले थोड़ी होगा, माना कि होगा प्रभावित, जब खाना नहीं मिलेगा वो भी मरेगा, लेकिन उसके बजाय जो पहले भोजन बनाता है व्यक्ति वो प्रभावित होगा, अर्थात उत्पादक प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक नाम। तो पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत किसने दिया था? देखो, इस पौने ने नहीं दिया था, क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक DNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल दिया गया था, ठीक है। या हम लोग बात करें जो हमारे जो इसका क्या नाम होता है, पस कोशिकाओं के केंद्र में फ्रेडरिक मेसन ने खोज की थी, लेकिन ये वाटसन भी नहीं थे। तो स्पॉने भी टेंसले थे। कौन थे? टेंसले। पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत जो था इसको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक टेंसले थे, AG टेंसले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक देखो, बीरबल साहनी नहीं थे पारिस्थितिकी तंत्र से, के.सी. मेहता भी नहीं थे, राम उदार ये तो नाम ही नहीं सुना होगा। आर मिश्रा जो थे ये पारिस्थितिकी तंत्र भारतीय वैज्ञानिक थे। इसको रट्टा मारेगा, आर मिश्रा। कौन थे? आर मिश्रा थे। मिश्रा जी याद रखिएगा, भारतीय वैज्ञानिक मिश्रा जी थे, ठीक है। मृदा में पाई जाने वाली नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित, यानी नाइट्रोजन से नाइट्रेट किसके द्वारा बनता है? नाइट्रोजन से नाइट्रोजन राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम से बनता है। राइजोबियम जीवाणु है जो हमारा टमाटर या दलहनी फसल लेग्यूमिनोसेरम कुल की प्रजातियों में पाया जाता है। दाल में चना के पेड़ के जड़ों के पास में पाया जाता है, पास में। और ये नाइट्रोजन, वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, उसको पेड़ पौधे लेते हैं चना वाले, और जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसको ये जीवाणु लेता है, ठीक है। सहजीवी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे जो होता है राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाता है। एजोटोबैक्टर, ये भी एजोटोबैक्टर एसिड, ठीक है, ये भी यही करता है। लेकिन जो स्यूडोमोनास होता है, स्यूडोमोनास ये नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन बनाता है। स्यूडोमोनास जो होता है नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन बनाता है। जैसे पेड़, जीव जंतु क्या करते हैं? हमारे से बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन तो है, लेकिन जब जीव जंतु मर जाते हैं सड़ने के बाद में जमीन पर, उस स्थान पर आप देखिएगा बहुत सारी घास उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में नाइट्रेट होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रेट के रूप में होता है, और नाइट्रेट जमीन में मिल जाता है। लेकिन उस जब नाइट्रेट से पुनः नाइट्रोजन बदलने के लिए क्या होता है? स्यूडोमोनास नामक जीवाणु जो होता है वो उसके लिए पुनः नाइट्रेट में उसको बदलता है। किसके लेग्यूम
वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथियों में सहजीवी संबंध होते हैं, अभी मैंने बताया था कि इसके द्वारा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम राइजोबियम से होते हैं, ठीक है। एजिटोबैक्टर नहीं होता है। स्यूडोमोनास क्या करता है, अभी मैंने ऊपर बताया था, ये बनाता है नाइट्रेट। स्यूडोमोनास जो होता है नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाता है, ठीक है, नाइट्रोजन, केवल इसका यही कार्य याद रखिएगा आप, नाइट्रेट से नाइट्रोजन, ठीक है। एजिटोबैक्टर ये भी नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाता है, राइजोबियम नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशात्मक होगा। कैसा होगा, एक दिशात्मक। ये तो कभी मत भूलिएगा कि सबसे पहले ऊर्जा कहाँ आएगी, उत्पादक। 10% नियम ऊर्जा का इसी से बना हुआ है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर अपघटक, और अपघटक के बाद वापस कहाँ आ जाएगी, अपघटक के बाद सीधे आ जाती है किसमें, प्राथमिक। अपघटक के बाद वायुमंडल में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है, ठीक है। तो ये इसका ऊर्जा का सीरीज होता है, एक दिशात्मक होता है, कभी भी वापस नहीं ये चलता है, वापस नहीं चलता, तो एक दिशात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई। खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई क्या है, तो सबसे आधार शुरुआत किससे होगी, खाद्य श्रृंखला किससे शुरुआत होती है, तो जीव जंतु किससे निर्भर करते हैं, पेड़ पौधे पर। शुरुआत कहाँ से, प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे। तो जब शुरुआत की बात की गई आधारभूत इकाई, तो कौन है, उत्पादक हो जाएंगे, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर अभ्यास आवश्यकता होती है, लगातार किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र बिना ऊर्जा के नहीं चल सकता है। हो सकता है वायु नहीं है काम चल जाए, जल नहीं है काम चल जाए, लेकिन बिना जो है बिना ऊर्जा के पारिस्थितिकी तंत्र नहीं चल सकता है। तो सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता किसकी होगी, ऊर्जा की। तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं, तो तालाब के पानी में जो जैव निम्नीकरण प्रोसेस होता है वहाँ सूक्ष्म जीव किसका उपयोग करते हैं, तो जैव निम्नीकरण में वो सब क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन का। अभी यही तो आपने पढ़ा था, VOD क्या होता है, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या होता है कि पेड़ पौधों सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर सके उसकी BOD कहलाती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन की वह मात्रा जिसकी सहायता से वे कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर सके उसकी BOD कहलाती है। तो सूक्ष्म जीव किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है, CO2 का नहीं करते हैं। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, मनुष्य उत्पादक तो नहीं हो सकता, उत्पादक पेड़ पौधे होंगे, अपघटन भी नहीं हो सकता, एक जीवाणु विषाणु होंगे, उपभोक्ता तो जायज सी बात है, कोई नहीं का कोई अर्थ ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या होता है, एक उपभोक्ता होता है। ये हमारे चैप्टर 12 के ऑब्जेक्टिव हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आपको आ गए होंगे। और अब हम चैप्टर 13 की बात करते हैं, जैव विविधता। यहाँ पे हमारे 15-20 क्वेश्चन है, हमने टोटल क्वेश्चन बना रखे, 2-3 वीडियो में हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आज के लिए आप इसको रेडी कर लीजिएगा, बेस्ट होगा आपके लिए। राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था, तो राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम 1972-73 में एक टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। टाइगर घड़ियाल परियोजना 1975 में और टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में। यहाँ पे 1972 सन यादगार है, 1972-73 चला था टाइगर प्रोजेक्ट। उस समय केवल 343 केवल बाघ थे और उसमें आज उनकी संख्या बढ़कर के कितनी, 243 शुरुआत में थे, आज बढ़कर संख्या 2200 से ऊपर 2400 पहुंच गई ये संख्या, ठीक है। तो देखो वन्य जीव अधिनियम कब शुरुआत की गई थी, तो 1972 में की गई थी, ठीक है। और 75-76 किसकी, घड़ियाल परियोजना की गई थी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले हमारे वीडियो में आया हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा वाला राष्ट्रीय उद्यान था हमारा, ये था कॉर्बेट, जिसको उस वक्त किस नाम से, हेली नाम से जाना जाता था। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था उत्तराखंड का है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है और इसे सबसे पहले हेली नाम से जानते थे। इससे पहले हमारा वन्य प्राणी संरक्षण वाला टॉपिक है जो है वो हमने आपको पढ़ाया हुआ, वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो होता है कहाँ का है, उत्तराखंड का है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उस वक्त इसका नाम हेली रखा गया था, बाद में इसका नाम बदल कॉर्बेट उद्यान रखा गया। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय
पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारे पास? सारस। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सारस है। कबूतर, मोर, गौरैया नहीं है। कौन से स्तनधारी संकटग्रस्त नहीं है? लाल पांडा संकटग्रस्त है, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त है, नील गाय संकटग्रस्त अभी नहीं है, भारतीय शेर संकटग्रस्त है। नील गाय तो बहुत सारी मिल जाती है, तो बस यही हमारा आंसर बन जाएगा। लाल पांडा संकटग्रस्त, ये रेड डाटा बुक आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएंगे। कस्तूरी मृग भी होता है संकटग्रस्त, भारतीय बबर शेर भी संकटग्रस्त है, लेकिन नील गाय अभी भी संकटग्रस्त नहीं है। लेकिन अगर यही प्रोसेस चलता रहो तो एक दिन संकटग्रस्त हो जाएगी, क्योंकि लोग इसको मार देते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार है, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? तो घाना राजस्थान का है। घाना, सरिस्का, केवलादेव, कौन कौन से? घाना, सरिस्का, केवलादेव, ये सारे कहाँ के हैं? ये सब हमारे राष्ट्रीय उद्यान किसके हैं? राजस्थान के हैं। ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा? अभी मैंने बताया था कार्बेट, जिम कार्बेट, इसका पूरा नाम होता है जिम कार्बेट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका इससे पहले नाम था हेली, हेली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का है। अगला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा कहाँ का है? कान्हा मध्य प्रदेश का है। ये वाले आपने लिखे हुए थे, अभी यहाँ पे थे हमारा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा असम का हो गया, काजीरंगा। ठीक है, एक सिंग वाला गैंडा, काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का हो गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का? उत्तर प्रदेश का बनेगा। कहाँ का बनेगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का कौन हो जाएगा? कान्हा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश अलग बस हो गया। ठीक है, अगला है भारत में अभ्यारण्यों की संख्या, तो कितनी बनेगी? 515। भारत में पहले 480 थी, लेकिन फिर कितने हो गए? 515। भारत के इस वक्त 510 तक काउंटिंग नहीं देते हैं। साथ इससे पहले न्यूमेरिक हमने पढ़ा है, क्वेश्चन बनाया उसमें 510 थे, लेकिन 515 तक इसकी अगर काउंटिंग आती, 510 से 515 लगा देना। ठीक है। प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण, प्राकृतिक जहाँ पे वो हैं वहीं पे उनका संरक्षण कहलाता स्व स्थान है। और जब एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाए तो उसे बही स्थान है संरक्षण कहते हैं। संरक्षण आपने पढ़ाया था हमने, जीव जंतुओं का किसी प्राकृतिक आवास पर अगर सुरक्षित कर दिया जाए तो उसे स्व स्थान संरक्षण कहते हैं। जब वहाँ से हटाकर कहीं चिड़ियाघर, नेशनल पार्क में स्थानांतरित कर दिया तो उसको बही स्थान संरक्षण, तो इसका क्या हो जाएगा? स्व स्थान संरक्षण हो जाएगा। एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक बासगिरी, एशियाई शेर कहाँ? गुजरात। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर से आप गुजरात याद रखिएगा, गिर से गुजरात याद रखना। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए। ठीक है। अच्छा, भारतीय जैव विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन नहीं है? देखो, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, इंडो बर्मा है, लेकिन मेडागास्कर नहीं है। मेडागास्कर नहीं है। भारत का कौन सा हॉट स्पॉट नहीं है? आप पढ़ेंगे हॉट स्पॉट, क्वेश्चन बहुत बढ़िया मैंने बना रखा है। तो इंडो बर्मा है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट, ये सब है, लेकिन मेडागास्कर नहीं है। कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? राष्ट्रीय पशु तो आप बता ही देंगे, बताइए। टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। भालू नहीं होता है, हिरण नहीं होता है, हाथी नहीं होता है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल कहाँ का है? लखीमपुर खीरी में। कुकरैल और कतनी घाट दो उत्तर प्रदेश के, कुकरैल उड़ीसा का कतनी घाट है, उत्तर प्रदेश का कुकरैल है। ठीक है, कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है भारत का राष्ट्रीय उद्यान। कुकरैल जो है एक घड़ियाल परियोजना के तहत 1975 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, और टाइगर प्रोजेक्ट 1972-73 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो घड़ियाल परियोजना कहाँ है? कुकरैल में। कुकरैल लखीमपुर का है, और कतनी घाट जो है हमारा उड़ीसा का है। तो आज हमारे यही क्वेश्चन होंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे अन्य टॉपिक पाएंगे। हमने सोच रखा है थोड़े थोड़े वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके बना देंगे, ताकि आपको थोड़ा आसानी होगी। ज़्यादा लेंथी वीडियो आप लोग नहीं देख पाते, बोर होने लगते। आज के लिए जो है, जय हिंद।